हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ रैपिड रिकॉल। जहां पर आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत लेंदी और बहुत एक टिपिकल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ट्वेल्थ का ये चैप्टर है बेसिकली। और ऑल द टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मोस्टली ऑफ देम आर पॉइंटेड इन दिस, समराइज्ड इन दिस स्लाइड। एज यू कैन सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा आपको साउंड ही लाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिस्ट्री बेसिकली। सो केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का जो भी रिलेशन है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको अगर मैं देखूं तो इस चैप्टर को मैंने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये 9 पार्ट में पहला पार्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका मतलब केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम। यहाँ पर केमिस्ट्री के एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करके फॉर एग्जांपल उससे करंट ड्राइव करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ अ सेल, बेसिक, वेरी बेसिक्स थिंग्स, एनोड, कैथोड एंड an example, very popular example of galvanic cell. We will go like this and then like this. So second option, second जो part है इस सीरीज का, इस चैप्टर का, वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और जब इलेक्ट्रोड्स हम पढ़ेंगे तो हाफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, हाफ इलेक्ट्रोड्स समझेंगे भी। और हाफ इलेक्ट्रोड्स को कैसे देखते हैं, उसमें बहुत सारे तरह तरह के इलेक्ट्रोड्स देखेंगे। तो क्या अभी आपने मेटल यूज किया, क्या गैस को ऑक्सीडाइज किया, या फिर आपने मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट यूज किया, केवल रेडॉक्स रिएक्शन को, तो इन सब केसेस में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का एक एक्सचेंज हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के कैप्चर से हम इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव कर रहे हैं। दैट्स वाई मेकिंग हाफ सेल। अगर दो हाफ सेल को हम जोड़ दे तो ये एक फुल सेल बन जाता है। हाफ सेल का मतलब आप एक सेल को आप आधे पार्ट को एज कैथोड या एनोडिक कंपार्टमेंट कैसा यूज कर रहे हो, उसका ये मतलब है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो इसके हम समझेंगे इसका ईएमएफ क्या होता है। और ईएमएफ का डिपेंडेंस, ये जो वोल्टेज है बेसिकली, जिसको फिजिक्स में आप वोल्टेज बोलते हो और केमिस्ट्री में ईएमएफ बोलते हो, किसी सेल का, उसको उसका टेम्परेचर पे कैसे, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद हम आ जाएंगे कंडक्टेंस पे। दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू ड्राइंग ऑफ सेल्स। या कंडक्टेंस में केवल एक सॉल्यूशन के बेसिस पे देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये मेटेलिक कंडक्टेंस से कैसे डिफर करता है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। और इसमें जब हम कंडक्ट देखेंगे तो इसमें टर्म्स देखेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जैसे आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखा होगा। मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का काम आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का कंडक्टेंस देंगे, फॉर एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं करता, जिसका अल्फा होता है <1। और क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा =1 होता है, फॉर एग्जांपल NaCl, NaOH, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद हम देखेंगे कोलरॉश लॉ, एक लॉ है जो इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन को कैसे रूल करता है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहां तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया था, अब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली हम वोल्टेज देते हैं और सॉल्यूशन में हम केमिकल चेंज लाते हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल वोल्टेज टू ब्रिंग आउट अ केमिकल चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करता है, फिर आपके जेई और नीट और बेसिकली हर जगह ये एक कॉमन चैप्टर्स हैं, कुछ इसके सब पार्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड बनने चाहिए। तो जो केमिकल चेंज आ रहा है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है या कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद हमारा एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसका मतलब कितना बनेगा। सो दिस वाज अ थ्योरेटिकल पार्ट, दिस वाज अ क्वालिटेटिव पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है। और जो नीचे का पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव पार्ट विच इज द फैराडेज लॉ। ओके, सो ये है हमारा सेकंड हाफ ऑफ दिस स्लाइड। ओके, उसके बाद हम जब देखेंगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देख लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तरह का ही एक सेल है, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल, वो अलग से हम पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोलाइसिस समझ के उसको देखा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब ये है कि या तो हमारे इलेक्ट्रोड्स या तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक सिमिलर टाइप का होगा, सेम टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद हम ईएमएफ का यूज करके, कुछ इस फॉर्मूले का यूज करके, बेसिकली हम इस चैप्टर को यहाँ भी रख सकते थे, तो उसके बेसिस पे हम ईएमएफ के बेसिस पे केएसपी निकालेंगे और के इक्विलिब्रियम भी ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट हियर, दैट विल बी ऑल्सो इन दिस स्लाइड। और लास्ट में हम इस सेल के थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीजें देखते हैं बेसिकली, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस।
एज वेल एज द ई इज ऑल्सो द थर्मोडायनेमिकल एक स्टेट है, पार्ट है। तो ये सब है, आइए इसको कवर करते हैं। सो फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक सेल है, ये पूरा एक जो पार्ट अगर देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन में है, अगर यहाँ से अगर तार से यहाँ से अगर मैं देखना शुरू करूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट जो है इसको एज अ सेल दिखाते हैं, जिसमें अपने सेल एक छोटा डंडी एक बड़ी डंडी जो बनाते हो वो एक तरह का सेल है, ठीक है। और ऊपर करंट ड्राइव हो रहा है। अगर आप देखो तो इस तरफ एक मेटल है, दूसरी तरफ भी एक मेटल है, एक मेटल माइनस चार्ज है, एक मेटल पॉजिटिव चार्ज है। और ये सॉल्यूशन में खुद ही जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu रिड्यूस हो रहा है। और चूंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, और कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो वो छोड़ रहा होगा, दैट विल बी टेकन अप बाय दिस वायर, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड आप जानते होगे, अपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि मूवमेंट, बहुत पहले ही पढ़ा होगा, इनफैक्ट 10th तक ही आप पढ़ ली होगे, कि मूवमेंट ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए करंट मैंने ऑपोजिट बनाया है। सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग हियर, दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग हियर। बीच में कनेक्टिविटी के लिए एक सॉल्ट ब्रिज हमने बनाया है। तो चलिए हम इसमें कुछ कुछ समझ लेते हैं बेसिक चीज। ये जो है ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है। माइनस चार्ज है इसका, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा कैप्चर हो रखा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्राइव होगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसके कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कॉपर सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इस पूरे अगर आप इस चीज़ को याद रखना चाहो तो दिस विल बी नोन एज एनोड। एनोड एक वो जगह होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। लाइकवाइज कैथोड वो जगह होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है। सो अगर आप ये देखोगे तो लेफ्ट साइड का पूरा देखोगे तो आप इसको एक निमोनिक से याद रख सकते हो, LOAN। इसका मतलब लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है विच इज द एनोड, एंड दिस एनोड इज इन नेगेटिव चार्ज। माइंड यू दिस नेगेटिव चार्ज जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा रहे, लेकिन ये एनोड पे ऑक्सीडेशन जो होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम खुद कुछ देर बाद देखेंगे ये, ठीक है। नाउ इसमें 2 पार्ट जो है ये है, इसको हम एनोडिक कंपार्टमेंट बोलेंगे, इसको कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलेंगे। इसमें जो मेटल है उस मेटल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, Cu2 प्लस SO4 माइनस। इस तरह इसमें Zn2 प्लस SO4 माइनस, और इसके साथ वाटर है। वाटर भी आयन थोड़ा सा डिसोशिएट करता है H प्लस और OH माइनस में, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एंड इस फंक्शन, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होता है कि आप देखोगे कि धीरे धीरे इधर वोल्टेज जो हो रहा है वो कम हो रहा है और इस तरफ वोल्टेज बढ़ रहा है, तो एक ऑपोजिट वोल्टेज ना डेवलप कर जाए सेल के अंदर ही, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है, हम K प्लस और NO3 माइनस और Cl माइनस ऐसे आयंस होते हैं जो मोबिलिटी रखते हैं, जिनका मोबिलिटी सेम होता है, आयनिक मोबिलिटी, और फिर वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अंदर जो इंटरनल पोटेंशियल है उसको वो एक सेल के अंदर का पोटेंशियल है उसको जीरो कर देते हैं। तो हमारा जो भी पोटेंशियल है इस मेटल और इस मेटल के बीच में दिखेगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का, और दूसरा एक सर्किट भी कंप्लीट करता है, तो ये भी है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कंप्लीट करना और एक सर्किट कंप्लीट करना, तो ये एक सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलरली आप अगर इस सेल के देखो तो Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। इसका जो नेट वोल्टेज आता है इस सेल का, स्टैंडर्ड वोल्टेज जो आता है, हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी बाद में पढ़ेंगे, वो आता है 1.1 वोल्ट। और इस पर्टिकुलरली इस सेल को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल। सो दिस सेल इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। अगर आपने एक इलेक्ट्रोड, अगर इस पार्ट को पूरा समझा तो ये एक पूरा कंपार्टमेंट जो है, या फिर एक इस पार्ट को हम बोल देते हैं एक इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड बहुत तरह के हो सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप इलेक्ट्रोड्स बहुत तरह से होते हैं। मेटल, जैसे मेटल को आपने मेटल आयन के एक सॉल्यूशन में डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही आप देख सकते हो Zn को Zn2 प्लस के सॉल्यूशन में डाल दिया। इस तरह Cu को Cu2 प्लस के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो इस तरह का जो भी एग्जाम्पल होगा इस तरह का, दिस इज अ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड इज गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। समझिए मैंने एक चैम्बर बनाया, उसमें एक गैस बबल डाला हाइड्रोजन का, उस चैम्बर के अंदर ही केवल गैस बबल जा रहा है, लेकिन नीचे जाके एक वायर है जो उस कंडक्ट भी कर रहा हो। आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर देखा होगा तो उसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है उसी गैस का। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन कर रहे हो तो ऑक्सीजन का क्या सॉल्यूशन रह सकता है, OH माइनस नीचे रह सकता है, बेसिक सॉल्यूशन। अगर आप क्लोरीन गैस कर रहे हो तो Cl माइनस रह सकता है। अगर आप हाइड्रोजन कर रहे हो तो हाइड्रोजन का आयन रह सकता है। तो देयर विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम आयन, और उसी आयन का जो गैस फॉर्म रहता है वो गैस आप
बबल करते रहते हो। तो दिस इज अ केस ऑफ गैस गैस आयन। रेडॉक्स आयन इज रेडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ही मेटल और के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो सकते हैं तो अपने में ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल Fe3+ इज गेन इन एन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Fe2+। सो ये इलेक्ट्रॉन को आप कैप्चर कर पा रहे हो किसी मेटल के थ्रू, इनर्ट मेटल आपने डाल दिया और वो मेटल को अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो दैट इलेक्ट्रोड इज नॉट ए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं होगा, वो बेसिकली ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा। उसके बाद एक मेटल मेटल इंसॉल्युबल इलेक्ट्रोड है। आपने एक मेटल लिया है, Ag मेटल है, उसके अगल बगल एक लेयरिंग है बन चुकी है AgCl की, क्योंकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का। और वो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप एज रिडक्शन अगर रिएक्शन देखोगे तो AgCl जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है सॉल्यूशन से, या सॉरी मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और वो Cl जो है Cl- बन जा रहा है। Cl- चूंकि बढ़ गया तो वो Ag+ से छोड़ दे रहा है, तो दिस Cl- विल बी गॉन इनटू द सॉल्यूशन। और वहां पे जो Ag+ था उसने वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके वो Ag ले लिया, तो मेटल वायर थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, so that is the AgCl. So these are the 4 types of electrode that you have to study. After that, there is very two common. This is not actually the type of electrodes, but they are. This one is a gas ion electrode, and this one is a metal insoluble salt electrode, which is very common that you have to study. The first is the standard hydrogen electrode, जिसमें एक आप देखिए, आप ये ध्यान दोगे कि सारे रिएक्शन जो मैंने लिख रखे हैं वो रिडक्शन वाले लिख रखे हैं, क्योंकि इन स्टैंडर्ड वी ऑल द रिएक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन देयर रिडक्शन एंड ऑल द पोटेंशियल आल्सो एक्सप्रेस फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H++ इलेक्ट्रॉन दिया तो हाफ H2 बन गया, दिस इज द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए Hg2Cl2 का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AgCl था तो Hg2+, मतलब इसका मतलब मरकरी होगा, मरकरी के बगल में मरकरी का सॉल्ट है, और फिर that is getting 2 electrons reduced, so Hg is getting basically reduced and the Cl- is getting transferred into the solution। ठीक है, so ये दो जो हैं बहुत कॉमन आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, बट जो कॉमन सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, वी विल ऑल्सो रीड की स्टडी बाद में कि इन सब के इलेक्ट्रोड्स के लिए हम कैसे इनका पोटेंशियल मेजर करेंगे। सो हाउ विल वी राइट दिस नर्न्स्ट इक्वेशन, so that will be studied further। okay, here it is that Nernst equation एक इक्वेशन है जो कि आपका पोटेंशियल जो है वो कुछ कुछ चीजों पे मैटर करता है। वो स्टैंडर्ड तभी बोला जाएगा जब सारे कॉन्सेंट्रेशन, जो भी एक्वस वाला पार्ट है उसके सारे का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। तो कोई भी आप एक्वस सॉल्यूशन में किसी का भी लिक्विड सॉल्यूशन लेके एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। ये जो रिएक्शन कर रहे हो वो आपका 298 केल्विन पे हो रहा है। ठीक है, और जो भी गैसियस थिंग्स है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा था ना H2 H+ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, तो H2 उसमें गैसियस है, उसका प्रेशर मेंटेन्ड है 1 बार पे। अगर आप ये सब करते हो तो जो पोटेंशियल आता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन फर्क आ सकता है, आपका टेम्परेचर का फर्क आ सकता है, तो फिर कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। तो दिस टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमारा नर्न्स इक्वेशन है, जो कि बोलता है आपका E0 सेल जो अभी हमने स्टैंडर्ड बताया मैंने, उससे कितना डिफर करता है अब आपका पोटेंशियल। तो उसके लिए RT/NF ln Q, मतलब RT, आप R का वैल्यू तो जानते हो, यहाँ हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं तो 8.314 लेके चलेंगे। N का वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, F, कैपिटल F is the charge on 1 mole of electron, so that will come out to be closely to 96500 coulomb। so that is there temperature Kelvin में ln Q, this Q is same as reaction quotient जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का प्रेशर टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पावर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट का प्रेशर टू देयर रेस्पेक्टिव पावर्स, जो आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो दैट इज रिटन हियर एज Q। हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने केवल हाफ सेल के लिए किया है, अगर आपको फुल सेल के लिए करना है तो फुल सेल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फुल सेल के लिए हमेशा आप हाफ हाफ के लिए लिखो रिडक्शन, और E राइट माइनस E लेफ्ट कर दो, मतलब E कैथोड माइनस E एनोड कर दो। ठीक है, बट जब आप E कैथोड माइनस E एनोड करते हो तो मतलब E जो है
रिडक्शन ऑफ कैथोड, और ई एनोड मतलब रिडक्शन ऑफ एनोड, तो दोनों रिडक्शन ही होगा क्योंकि हमने जो भी चीज़ डिफाइन की है वो रिडक्शन के हिसाब से डिफाइन की है। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ भी सामने सारा रिडक्शन के लिखा है। तो पहला है मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन के लिए देख लो आप, ई नॉट जेड एन टू प्लस जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस आर टी बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, सो 2f एल एन 1 बाई जेड एन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह यहाँ देखोगे तो ई नॉट एच प्लस एच टू माइनस आर टी बाई एफ एल एन एच टू का प्रेशर। सो अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल रहेगा। इसका थोड़ा डेरिवेशन लंबा है विच आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, इफ यू कैन फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक बिकॉज दिस इज अ माइंड मैप सीरीज। इसका अगर आप मैं रिकॉल आपको करवाना चाहूँ तो इसके दो रिएक्शन करके यूज होते हैं, एक तो आपका इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शंस और एक दूसरा Ag प्लस के रिडक्शन वाला रिएक्शन। तो उससे उन दोनों को यूज करके आता है क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शन का ही डेल्टा जी लग रहा है, तो उसके डेल्टा जी को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ से डेरिवेशन होता है विच इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओनली द मेटल रिडक्शन माइनस आर टी बाई एफ एल एन 1 बाई solubility product. Okay, so this is that. Mind you, we are not practicing here, but अगर आपको किसी भी फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि किसी भी सेल को मैंने किसी साइड बना दिया, फॉर एकदम एक तरफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट बना दिया और दूसरी तरफ सेल को मैंने एक गैस गैस आयन बना दिया, तो आप दोनों के लिए रिडक्शन लिखो, ठीक है, दोनों का रिडक्शन ऐसे फॉर्मूला लिखो, और एंड दी एंड आपको करना क्या है, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड कर दोगे, ठीक है। If you don't know which one is cathode, which one is anode, by its own like spontaneity, E naught is positive for only a spontaneous reaction. तो अगर आपका E naught पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपने सही माना था, that's an spontaneous reaction, जिसको भी आपने कैथोड एनोड माना। आपका E naught अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसका रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगा, उल्टा वाला रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा अकरिंग होगा, वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। सो वॉट एवर यू एज्यूम्ड एज कैथोड will be anode and whatever you assumed as cathode will be the anode, will be the cathode. Okay, whatever it said that the two electrodes that you assumed will be opposite of that. Okay, यहाँ पर हमारा नर्न्स इक्वेशन खत्म होता है। ये पार्ट जो है यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ तक हमें बहुत कैलकुलेशन और समझना पड़ता है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, माइंड यू इट्स वेरी मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टिल हेयर। अनदर जो प्रैक्टिस का पार्ट आता है ये कंडक्टेंस आता है विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस। ओके, ये चैप्टर बहुत डिस्टिंक्ट है, इसका जो कैलकुलेशन जो पार्ट है वो बहुत डिस्टिंक्ट है इन सब चीज़ों से, ठीक है। सो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी इनटू L बाई ए, ये बेसिक एक फिजिक्स का फॉर्मूला है। सो कंडक्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी का उल्टा, दैट मीन्स कंडक्टिविटी, और फिर इनटू L बाई ए का उल्टा। तो L बाई ए को यहाँ पर हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1 बाई सेल कांस्टेंट। सो G स्टार इज सेल कांस्टेंट, सो G into G star is equal to conductivity, that's also we can say. यहाँ से आप कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है साइमन, ओम इनवर्स, और कंडक्टिविटी का अगर निकालोगे तो ये L बाई ए होगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। इसमें दो टर्म, एक टर्म आता है मोलर कंडक्टेंस, ऐसे एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आता है। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? बेसिकली कंडक्टेंस खुद आपका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो लेट्स फाइंड समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, विच इज मोर सुटेबल टू आवर, विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज न्यू मोलर कंडक्टेंस K बाई सी। बेसिकली जो कंडक्टेंस का मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो है K बाई सी, ओके, कंडक्टिविटी बाई कॉन्सेंट्रेशन। बट इन 2000 का यहाँ इसलिए मतलब है क्योंकि कंडक्टिविटी को आपने ऐसा यूनिट में लिया है, पर कॉन्सेंट्रेशन का नॉर्मली यूनिट क्या होता है? मोलर होता है, दैट इज मोल पर लीटर, एंड लीटर इज नॉट एन एसआई यूनिट, ओके, इट्स 1 मीटर क्यूब, दैट इज द एसआई यूनिट। सो सेंटीमीटर में अगर आप करोगे तो ये यूनिट आएगा। सो बेसिकली आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन एक मोलर में दिया रहता है। तो रैदर देन रिमेंबरिंग K बाई सी, यू शुड रिमेंबर कप्पा बाई C इंटू 1000, सो कप्पा इंटू 1000 बाई C. So this is a more appropriate equation that you should remember. इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी का। सो दिस डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन, जब हम डाइल्यूट करते हैं
तो लेसर आयंस होते हैं तो कंडक्टिविटी घट जाता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है दैट डज नॉट डिक्रीजेज एज फास्ट एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तेजी से घटता है, कंडक्टिविटी धीरे से घटता है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। नाउ इस पे काफ़ी क्वेश्चन चल के आते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चन चल के आते हैं कि किसी सॉल्यूशन पे का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, उसका कंडक्टिविटी निकालो या कॉन्सेंट्रेशन निकालो, या फॉर एग्जांपल हमने सेल कांस्टेंट वही रखा है, एक ही सेल में दूसरे सॉल्यूशन से चेंज कर दिया, तो आपको बेसिकली सेल कांस्टेंट को सेम रखना है और कंडक्टिविटी को यूज़ करते हुए न्यू कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, ओके। सो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमने अभी जस्ट पढ़ा कि डाइल्यूट होने पे मोलर कंडक्टिविटी है जो बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर दिस इज लाइक इनकम्प्लीट एम, सो दिस इज एक्चुअली दैट द ग्राफ, द एक्स एंड वाई ग्राफ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दो लाइन है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोलिक लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और जो पैराबोलिक लाइन है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। दोनों के लिए देखोगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ऑन डाइल्यूशन। देखिए आप इस तरफ जाओगे तो डाइल्यूट हो रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी दोनों का बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्चुअली जो है वो एक इक्वेशन भी बना हुआ है, एंड इट्स फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन विच इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, उससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो minus some constant into under root c. This is known as Debye-Huckel-Onsager equation, which I have shortly written as DHO equation. Okay, so ये होता है। इनफैक्ट इस बार नीट और जेई दोनों में ही, रीनीट में भी और जेई में भी, इन दोनों से ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस इक्वेशन से डायरेक्टली। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलत है यहाँ पे, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर देखेंगे तो डायरेक्टली AM is under root directly proportional to under root, inversely proportional to under root c, और इसके लिए कोई ऐसा इक्वेशन है नहीं। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप अल्फा देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अगर आप के इक्विलिब्रियम भी लिखोगे वीक एसिड के लिए, तो दैट इज, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इफ यू पुट दिस अल्फा देयर यू कैन ऑल्सो फाइंड द के इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज दैट। इसके बाद हम एक पढ़ते हैं कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। सो कोलरॉश लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का जो है वो बोलता है कि कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड, कुछ भी बेस ऐसा हो, उसको आप तोड़ दो, ठीक है, उसके इंडिविजुअल लाइन में। तो अगर आपने AX BY फॉर एग्जांपल कोई सॉल्ट है, कोई भी है, या फिर कोई एसिड ही है, तो आपने तोड़ा तो क्या बनेगा, X ऑफ A, X आयंस आपको A के मिलेंगे और Y आयंस आपको B के मिलेंगे। सो फॉर मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका जो नेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी आएगा वो इंडिविजुअल आयंस के कंडक्टिविटी, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, उनको जोड़ कर आएंगे। तो सारे आयंस को अगर हम जोड़ देंगे तो X ऑफ A का जो कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट पे डाइल्यूशन पे, और Y इंटू B का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी है। सो नेट जो टोटल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू X टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस Y इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस आयन। इस पे बहुत सारे सवाल चल के आते हैं, ठीक है, इस पे आपने देखा होगा स्टैंडर्ड सवाल इनफैक्ट इस बार जेई में भी पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, जोड़कर 2-3 को जोड़कर तीसरे को निकालना, तो इस पे काफ़ी सवाल आते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जो ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिकली आप एक्सटर्नल वोल्टेज देते हो और उसमें आप केमिकल चेंज लाते हो किसी सॉल्यूशन में। तो देखो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है,
ये सॉल्यूशन जो मैंने लिया है एक मोल्टेन NaCl का लिया है, इसका मतलब इसमें दो आयन्स है Na प्लस और Cl माइनस, एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑल्दो सॉलिड NaCl कैन नॉट, मोल्टेन NaCl कैन। ओके, यहाँ पे हमने एक सेल लगाया है, यहाँ पे देख लोगे अगर इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, सो ड्यू टू दिस बैटरी इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, इस तरह से मैंने लगाया है, और ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सो ये पॉजिटिव है तो जो भी सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो Cl माइनस इज गोइंग टुवर्ड्स दिस। इफ यू सी Cl माइनस इज गोइंग टुवर्ड दिस, इट शुड ऑक्सीडाइज्ड, सो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। Likewise, Na plus should go toward this, capture an electron and form Na. Okay. If you see this, at anode oxidation is happening, as I recalled like previously, मैंने बोला था कि anode का मतलब जहाँ पे oxidation होता है, इसी तरह cathode पे reduction होता है। तो anode पे हमने Na plus को Na बनाया और cathode पे Cl minus को Cl2 बनाया। एक NaCl को Na और Cl2 बनाना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ा, ठीक है। दिस होल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें कुछ चैप्टर छोटे छोटे टॉपिक्स चल के आते हैं, विच इज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब कि मैं क्या डालूंगा सॉल्यूशन में तो क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें एग्जांपल है एक्वस NaCl ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैंने यही मोल्टेन NaCl का देख लिया जिसमें कैथोड पे Cl2 बन रहा है और एनोड पे Na बन रहा है। पर अगर आप इसी लिक्विड सॉल्यूशन ले लो, अगर इसमें पानी भी डाल दो, तो इसमें दो कम्पिटिटिवनेस वाले आयन आ जाएंगे, क्योंकि इसमें H प्लस भी आ गया, अब OH माइनस भी आ गया, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। ये चीज़ एक्चुअली मैटर करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। और दूसरा टॉपिक ओवर पोटेंशियल पे, ओवर पोटेंशियल यहाँ कवर्ड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, जो बताता है कि वाई सम ions should be reduced or oxidized in preference to other ions. Okay, for example अगर Zn2 प्लस सॉल्यूशन में है और Cu2 प्लस सॉल्यूशन में है, और अगर मैं रिड्यूस करूं तो कौन रिड्यूस होना चाहेगा, इट विल बी Cu2 प्लस। ओके, क्योंकि Zn ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यहाँ से तो इजीली यही समझ में आ रहा है कि Zn ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो Zn2 प्लस एज वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट Cu2 प्लस विल रेडिली कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट इट रिड्यूस्ड। सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो कैटायन की तरफ जो है वो H प्लस और Na प्लस है, और H प्लस का रिडक्शन ज़्यादा इजी है विच इज 0 वोल्ट, और Na प्लस के रिडक्शन के लिए ऑलमोस्ट 3 वोल्टेज जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल गेट रिड्यूस्ड ऑफ कोर्स एट कैथोड, एंड Cl माइनस और OH माइनस अगर आप कंपेयर करोगे तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजी है, तो H2 और Cl2 बनेंगे प्रोडक्ट। इनफैक्ट बच कौन जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। तो एक बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर होने लगेगा ब्राइन सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो। इसे वाटर करोगे तो वाटर में तो कोई कंपटीशन नहीं है, दो ही आयंस हैं H प्लस और OH माइनस। H प्लस का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी H प्लस का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है O2। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में दो पार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड आई हैव डन एट 2, सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस है, OH माइनस है, H2NO2 दे देगा। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस है और OH माइनस के बगल में SO4 2 माइनस भी है, तो SO4 2 माइनस इज नाउ इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, so it will get oxidized to S2O8 2 minus, which is a peroxide disulfuric acid। and अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ऑक्सीडाइज सल्फर नहीं हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन हो रहा है, बिकॉज इट इज मेकिंग एन पेरोक्सो बॉन्ड। सो पहले ऑक्साइड टाइप का था जिसपे -2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, अब पेरोक्सो बॉन्ड्स हैं जिसमें -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस। देयर आर टू अदर एग्जांपल्स एज वेल। CuSO4, एक्वस CuSO4 को अगर मैं यूज करूं, एंड दिस टाइम आई एम चेंजिंग द इलेक्ट्रोड्स। सो फर्स्ट मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे तो एक ओवर पोटेंशियल की वजह से दोनों तरफ कॉपर ही रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होगा। दिस यू हैव रेड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एज वेल, कि अगर आप एक तरफ कॉपर को का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉपर बेसिकली यहाँ जा रहा है इन नेट। सो यहाँ पे कॉपर जो भी है वो हो सकता है केवल कॉपर रिड्यूस हो, सॉरी ऑक्सीडाइज हो, बाकी मड रह जाए, गंदा रह जाए, और दूसरी तरफ रिडक्शन होते जाए तो कॉपर डिपॉजिट होते जाए। सो बेसिकली एनोड मड, आपने एक वर्ड सुना होगा, एनोड के ऑक्सीडेशन में मेटल ही केवल ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी मटेरियल जो है गंदा वो नीचे गिर जा रहा है। सो दैट इज कॉपर एंड कॉपर। CuSO4 को अगर आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की तरह यूज करोगे, देयर इज नो प्रेफरेंस नाउ। सो एक जगह रिड्यूस होने के टाइम आपका Cu होगा और ऑक्सीडाइज होने के टाइम OH माइनस ही होगा, क्योंकि SO4 2 माइनस हमने देखा कि नहीं होता है, OH माइनस होता है अनलेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस हो। So this is that.
इलेक्ट्रोलाइसिस का ये था क्वालिटेटिव पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ये था क्वालिटेटिव पार्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को अगर हमको समझना है तो बस दो लॉज काफ़ी हैं समझने के लिए। पहला लॉ ये है कि मास जो भी डिपॉजिट होगा, मास किसका डिपॉजिट हो रहा है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल आपने देखा ना Cu का डिपॉजिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कितना बन रहा है, ऑक्सीजन कितना बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रही हैं वो कितनी बन रही हैं, ठीक है। तो मास डिपॉजिटेड और एनीथिंग रिड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उससे कितना चार्ज होगा। ये बहुत एक सिंपल सा समझ में आपको आ रहा होगा कि मैं जितना चार्ज दूंगा उतना ही रिड्यूस होगा, सीधी सी बात है। सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एंड चार्ज को आप लिखते हो करंट इनटू टाइम। अगर मास एग्जैक्टली निकालना है कितना होगा तो करंट इनटू टाइम इनटू जेड, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए आपने एक मोलर वेट पढ़ा होगा, एक इक्विवेलेंट वेट पढ़ा होगा, अब आप पे पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। सो पहला आपने पढ़ा मोलर वेट, तो मोलिकुलर वेट तो बहुत इजी है समझना। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का 180 होता है, वाटर का होता है आपका 18, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रो के इक्विवेलेंट वेट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसको इसके एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CaCO3 का एन फैक्टर है 100/2 विच इज़ 50 ग्राम। सो आपको अपने एन फैक्टर को डिवाइड कर दिया। उस इक्विवेलेंट वेट को अगर आप फैराडे 1 फैराडे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था, 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 96500, एग्जैक्ट ये वैल्यू है। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक मोल का नंबर चेंज नहीं होता और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। So 1 Faraday is always equal to 96500. So इसको अगर इससे डिवाइड करो तो ये आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। सो ये फॉर्मूला है। सेकंड लॉ ये करता है मास जो डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेसिकली इसी फॉर्मूले को दोबारा रिपीट करके बोल दिया है कि इक्विवेलेंट वेट का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। अगर आपको आसानी से कुछ समझना है, मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है तो आपके अगर इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा आसान है आपके लिए समझना, थोड़ा सा भी अगर आसान है समझना, तो आपके लिए ये लाइन जो है वो रामबाण है। ये बोलता है कि 1 फैराडे मतलब एक चार्ज, 1 फैराडे तो पता है 96500 कूलम, उतना जो चार्ज है वो ई ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट करता है, ठीक है। जितना फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al, तो उसमें एन फैक्टर क्या होता है 3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 27 विच इज द एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 3, 9 ग्राम। तो एक फैराडे एल्यूमिनियम का 9 ग्राम डिपॉजिट करेगा, ये है मतलब इसका, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, और अगर आप इतना समझते हो तो इसमें हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसको घुमाते रहते हैं, फॉर एग्जांपल चार्ज नहीं बोलेंगे फैराडे, 1 फैराडे नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे 5 फैराडे कितना है, 5 फैराडे भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे फैराडे निकालो। तो फैराडे निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई 96500 कर देंगे, ठीक है। चार्ज भी निकालने के अलग अलग तरीके होंगे, I/D दे देंगे, कभी इफिशियंसी भी दे देंगे करंट के, तो उसमें 5 भी लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल में ऐसा होता है कि हमने कुछ चीज़ कॉमन रखा हुआ है। क्या कॉमन रखा है, या तो हम इलेक्ट्रोड्स को कॉमन रख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट को कॉमन रख सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर मैंने सेम सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड यूज़ किया, इलेक्ट्रोड भी एक ही तरह के हैं पर उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है। जैसे मैंने हाइड्रोजन यूज़ किया है और हाइड्रोजन गैस के अलग अलग प्रेशर पे यूज़ किया है, ठीक है, तो अलग हो गया। फॉर एग्जांपल आपने जिंक भी यूज़ किया है, जिंक को मरकरी में डिपॉजिट करके एमैल्गम बना के आपने डाला है, और जिंक के भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है। तो आप बोलोगे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, पर मेटल का Hg के साथ अगर हमने एमैल्गम बना दिया तब तो एक कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है ना। तो इस केस में दो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो इसके लिए अगर मैं निकालूंगा तो इसका भी एनोडिक पार्ट निकालूंगा, कैथोडिक पार्ट निकालूंगा, इसका एनोडिक पार्ट निकालूंगा, दोनों के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोड्स एक तरह के यूज किए पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। पर ऐसे केस में जहां पर आपने इलेक्ट्रोड तो सेम एकदम आइडेंटिकल टाइप का रखा है, लेकिन सॉल्यूशन में फर्क ले आया है। यहाँ पे सॉल्यूशन सेम था, यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्क ले आया है। सॉल्यूशन लाइक है पर कॉन्सेंट्रेशन का फर्क, इलेक्ट्रोड लाइक है पर कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर का फर्क। कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, आइडेंटिकल है, जो इलेक्ट्रोड है वो भी आइडेंटिकल है, तो ऑपोजिट। सो इस केस को इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं,
और यहाँ पर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 लेके चल रहे हो तो फिर से आपको इस कैथोड के लिए लिखना पड़ेगा, एनोड के लिए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर C2 C1 जो भी कर रहे हो ई कैथोड माइनस ई एनोड करोगे। ये ध्यान देना कि ई नॉट फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन सेल शुड बी 0। वाई? बिकॉज ई नॉट फॉर एनी सेल विल बी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और चूंकि हम सेम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 या H+2H2, दोनों के लिए अगर मैं माइनस करूं रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट सेम ही है, तो ई नॉट माइनस ई नॉट आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से Cu2 प्लस का Cu, Cu2 प्लस का Cu दोनों तरफ लिखेंगे, तो ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu माइनस ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, दिस ई नॉट निकालेंगे वैसे, और दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ई नॉट फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन सेल इक्वल टू 0। Okay, this we are ending now the video. This is the last part of this video. अगर हमें solubility product निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि किसी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन 1/KSP। ठीक है, तो समझिए हमें ई नॉट दे दिया हो, आर टी बाई एन एफ पता हो, तो KSP निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल AG टू AgCl टू Cl माइनस, अगर इसका हमें EMF दे दे तो AG प्लस AG का भी दे दे, तो फिर हमें पता है R कितना है, T कितना है, N तो 1 है, F पता है कितना है, तो KSP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द KSP। इस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्यों? इक्विलिब्रियम ऐसा है जहाँ पे जितना नेट प्रोसेस जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर नेट प्रोसेस 0 होता है, सेल कितना होना चाहिए, सेल का EMF क्या आ जाना चाहिए? 0। तो सेल का EMF 0 कर देंगे अगर हम नर्न्स्ट इक्वेशन में। सो E इक्वल टू 0, ई सेल इक्वल टू 0, तो ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू विल बी 0, और K इक्विलिब्रियम विल बी 0 बिकॉज Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। सो ई नॉट क्या आ जाएगा? ई नॉट एक तरफ मैं कर लूँ तो ई नॉट इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन K इक्विलिब्रियम। यहाँ से हम K इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं अगर ई नॉट दिया है तो। सो दिस इज दैट। फाइनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल। थर्मोडायनेमिक्स में 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S। तो डेल्टा G के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा G इज बेसिकली द यूजफुल वर्क डन। आपने सुना होगा ये वर्ड काफ़ी। यूजफुल वर्क डन का मतलब होता है नॉन एक्सपेंसिव वर्क डन। ओके, किसी गैस में आपने वर्क किया और वो अगर वो एक्सपैंड होने में लग गया तो वो उस पर काम नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारा यूजफुल वर्क डन ही है। क्यों? क्योंकि आपने वर्क डन यहाँ कैसे निकालेंगे? वर्क डन शुड बी इक्वल टू, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट या फिर कहीं पर पढ़ा होगा कि चार्ज इनटू वोल्टेज, दैट इज द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड टू द चार्ज। सो इसी तरह का हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यही वर्क जो है वही एनर्जी में तब्दील हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सो दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल इज E, दिस इज द EMF। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इलेक्ट्रॉन, इनटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैपिटल F लिखते हैं, और this will be whole minus because the charge is negative, so minus NFE. This will be the delta G gives energy of the cell. अगर हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो पोटेंशियल कितना तेजी से चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेल E बाई डेल टी। सो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर आप ऐसा करोगे तो डेल E बाई डेल टी को अगर आप करोगे तो डेल्टा G बाई माइनस डेल NF को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा T के टर्म्स में। तो डेल G इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल H माइनस T डेल्टा S। दैट मीन्स डेल G बाई डेल T विल बी इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा S। So this del T by del T is equal to minus delta S. So minus delta S अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो delta S by NF आ जाएगा। So delta S by NF is nothing but temperature coefficient of the cell. In fact अगर delta S निकालना हो तो temperature coefficient into NF करना पड़ेगा इसमें। So that is that. अगर मैं ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा हमारा delta S। delta S को अगर मैं T से मल्टीप्लाई करूँ तो वो T delta S हो जाएगा। You know that delta H is equal to delta G plus T delta S. Delta G अभी हमने निकाला, T delta S एक्स्ट्रा निकल गया. This will be the heat of the energy, heat of the reaction. So that is the thermodynamics of the reaction. Okay, ये हमारा पूरा इस चैप्टर का कंक्लूजन है. ठीक है, आई नो ये गाइज मैंने इस चैप्टर को बहुत थोड़ा स्पीडी रखा,
That is because it's very difficult to practice here. But what things is exactly remaining from on your behalf are these. For any chapter, you know, there is a like what you require is constant multiple revisions. This chapter is the highest priority in that case, in that regard, because इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके काफ़ी पार्ट्स हैं. आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है इसमें, उसके बाद कंडक्टेंस वाला पार्ट है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ नर्न्स इक्वेशन तो चला ही जाता है. उसके बाद कंडक्टेंस वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है. उसके बाद हमने लास्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक्स ये भी बताएं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेल. सो ये चैप्टर्स के बीच में कंफ्यूज ना हो, या फिर जो की पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, सिंपल मैंने बता दिया. फॉर एग्जांपल H2SO4 हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का देता है. ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए. तो इस वजह से आपको मल्टीपल रिवीजन बहुत रिक्वायर्ड है. मल्टीपल रिवीजन उनके बिना नहीं रिक्वायर्ड है अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हो तो. ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कंडक्टेंस के प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते हो. ठीक है, आपका ये कंडक्टेंस या नर्न्स इक्वेशन वाली चीज़ें क्लियर हो ही नहीं सकती हैं. पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और प्रैक्टिस शुरू करो. ठीक है. एंड लास्ट वन इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स. ये तो मैं बोलूँगा पूरे ही चैप्टर्स के लिए, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, फॉर ऑल द चैप्टर्स आई विल एडवाइस दैट यू शुड स्टार्ट मेकिंग द शॉर्ट नोट्स. क्योंकि पूरा ही चैप्टर अभी तो याद रहता है, पर पूरा ही चैप्टर रिवाइज करने के लिए हर टाइम कम से कम 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे. पर अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसको रिवाइज करना शायद आप आधे घंटे में ही कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप 2-3 दिन पर ही, अगर जैसे आपने चैप्टर पढ़ा उसके 1-2 महीने के अंदर ही आप फट से उसको रिवाइज कर सकते हो. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. ओके, electrochemistry is a very big chapter. Keep practicing it. Okay, and that is where you can excel at it. Thank you.